तरंगें, ध्वनि तथा प्रकाश। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है: यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगें जो किसी पारदर्शिक या पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों को किसी माध्यम में संचरण के लिए आवश्यक होती है, मतलब बिना माध्यम के ये संचरित नहीं हो पाती हैं। आवश्यकता है कि माध्यम में प्रतिस्थापता हुआ जड़त्व के गुण मौजूद हों। ध्वनि तरंगे इनका उदाहरण है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती हैं: अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्ध्य तरंगे। पहला, अनुप्रस्थ तरंगे। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में संचरित होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे जब एक स्प्रिंग से एक लोहे के टुकड़े या बाट को लटकाकर थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ देते हैं तो बाट के ऊपर नीचे दोलन करने पर स्प्रिंग में उत्पन्न संपीड़न एवं विरलन के माध्यम से विक्षोभ या तरंग आगे बढ़ता है। बाट के दोलन की दिशा तथा विक्षोभ के संचरण की दिशा समांतर होती है। वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। इनकी संरचना के लिए कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंग इनका उदाहरण है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं: ये तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। इनके विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ तथा तरंगों के प्रसारण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। ये तरंगें निर्वात से होकर गमन कर सकती हैं। इन तरंगों का व्यवहार व प्रकृति उनकी आवृत्ति तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है गामा किरणें। ये किरणें कोबाल्ट 60 व सीजियम 137 जैसे रेडियोएक्टिव विघटन नाभिकों से उत्सर्जित होते हैं। ये नाभिकीय रिएक्टरों में कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान भी निकलती हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। जीवित ऊतकों द्वारा अवशोषित होने पर उन्हें गंभीर क्षति पहुंच जाती है। गामा किरणों के घातक प्रभाव से बचने के लिए लेड धातु की मोटी चद्दरों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें जब उत्पन्न होती हैं जब टंगस्टन जैसी किसी उच्च गलनांक की धातु के लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। एक्स किरणों का महत्वपूर्ण उपयोग चिकित्सीय निदान और कुछ प्रकार के कैंसरों के उपचार में किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें जीवित ऊतकों को नष्ट करती हैं तथा अतः सावधानी रखनी चाहिए कि अधिक समय तक एक्स किरणें संपर्क में न आएं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन में भी होता है। एक्स किरणों की सूचना पहचान फोटोग्राफिक प्लेट से होती है। सूर्य पराबैंगनी विकिरणों का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो धूप ताम्रता का मुख्य कारण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश के अधिकांश भाग ऊपरी वायुमंडल समतापमंडल जहां ओजोन गैस होती है अवशोषित कर लिया जाता है। यह ओजोन परत तब अवशोषित ऊर्जा को ऊष्मा विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करती है जब इस प्रकार ओजोन द्वारा प्राणघातक प्राणियों के लिए हानिकारक विकिरण लाभदायक ऊष्मा विकिरणों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिससे वायुमंडल गर्म रहता है। इन पराबैंगनी किरणों का उपयोग पेयजल में कीटाणु को नष्ट करने, ऑपरेशन कक्षों में रोगाणु रहित करने तथा दस्तावेजों की जालसाजी की जांच करने के लिए किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, गामा किरणों की खोज बैकुरेल व क्यूरी ने की थी। इसकी आवृत्ति 10⁻27 से लेकर 10⁻19 तक होती है। इसका स्रोत परमाणुओं के नाभिकों के विघटन होने पर होता है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में तथा परमाणु के नाभिक की संरचना में प्रयुक्त होता है। एक्स रेज, इसकी खोजकर्ता रॉन्टजन है, 1896 में किया था और इसकी आवृत्ति 10⁻19 से 10⁻16 तक होती है। इसका स्रोत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य से टकराने के द्वारा उपयोगी है। शरीर में हड्डी टूटने,
फेफड़ों के रोगों में शरीर में छुपी गोली का पता लगाने में किया जाता है। पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज रिटर ने 1801 में की थी। आवृत्ति इसकी 10⁻16 से लेकर 7.5 × 10⁻14 तक होती है। स्रोत इसका सूर्य, वैधता आर्क, स्पार्क व आयनिक गैसों के विसर्जन से होती है। नकली दस्तावेजों व खाद्य की वस्तुओं के संरक्षण में तथा प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा बीमारियों में बैक्टीरिया को मारने में सहायक है। दृश्य विकिरण, न्यूटन इसके खोज करते हैं, 1666 में किया था। आवृत्ति परिसर 7.5 × 10⁻14 से लेकर 3.7 × 10⁻14 तक होता है। स्रोत इसका है आयनित गैसों व ताप दीप्त वस्तुओं से होता है। उपयोग इसका विद्युत बल्ब, सोडियम लैंप, फ्लोरेसेंट तक ट्यूब व अणुओं की संरचना का पता लगाने में उपयोगी है। और रक्त विकिरण, हर्शल खोज करता है, इसके हर्शल ने सन 1800 में किया था। आवृत्ति इसकी 3.7 × 10⁻14 से लेकर 10⁻11 तक होती है। स्रोत इसका गर्म वस्तुओं व सूर्य से होता है। उपयोग पौधरों में पौधों को गर्म रखने, टीवी के रिमोट कंट्रोल व कोहरों में फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। लघु रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, हेनरिक हर्ट्ज 1888 में। आवृत्ति 10⁻11 से लेकर 10⁻7 तक होता है। स्रोत इसका मैग्नेट्रॉन नामक निवार्तिक नलिका में दोलित धारा प्रवाहित करने पर तथा विद्युत परिपथ से होता है। उपयोग उपग्रहों तथा बेतार संचार, रडार व रेडियो टेलीविज़न में प्रयुक्त होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, खोजकर्ता मार्कोनी है, 1895 में किया था। आवृत्ति इसकी 10⁻7 से कम होती है। दोलन इसका वैद्युत परिपथों से होता है, दोलित वैद्युत परिपथों से। स्रोत इसका है और उपयोग रेडियो व टीवी के संचरण में प्रयुक्त होता है। दृश्य विकिरण, यह वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिन्हें आंखें सूचित कर सकते हैं या जिनके लिए मानव की आंख का रेटिना दृष्टिपटल संवेदनशील है। यह संपूर्ण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है। ये परमाणुओं व अणुओं में इलेक्ट्रॉनों के पुनर्विन्यास से उत्पन्न होती हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से कम ऊर्जा के भीतरी कक्ष में गिरता है तो अतिरिक्त ऊर्जा दृश्य विकिरणों के रूप में विकृत होती है। दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का रंगों में वर्गीकरण किया जाता है। यह रंग बैगनी लैम्डा 4 × 10⁻7 मीटर से लाल लैम्डा 7 × 10⁻7 तक है। मानव नेत्र पीले रंग के प्रकाश लैम्डा 5 × 10⁻7 मीटर के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। प्रकाश चारों ओर के विश्व से संपर्क का मूलाधार है। और रक्त विकिरण, और रक्त किरणों को उष्णता लहरें भी कहा जाता है। ये अधिकांश पदार्थों द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाते हैं। जो वस्तु इन तरंगों का अवशोषण करती है उनका ताप बढ़ जाता है। और रक्त विकिरणों के कई व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपयोग हैं, जैसे शारीरिक चिकित्सा और रक्त फोटोग्राफी। इन तरंगों को ताप विद्युत पुंज थर्मोपाइल से सूचित किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, इनका उत्पादन विशेष निर्वात नलिकाओं में दोलायमान धाराओं द्वारा होता है। अपनी सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य के कारण ये वायुयानों के संचालन में प्रयुक्त राडारों, टीवी प्रसारण और पदार्थ के आणविक तथा परमाणुवीय गुणों का अध्ययन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। सूक्ष्म तरंग चूल्हों में इन तरंगों का उपयोग ऊष्मा तरंगों के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा संग्राहकों द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी को सूक्ष्म तरंगे विकिरण कर सौर ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। दीर्घ रेडियो तरंगे जब उत्पन्न होती हैं जब आवेशों को चालक तारों से होकर त्वरित किया जाता है। ये एलसी दोलित्रों जैसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से उत्पन्न होती हैं। इनका रेडियो व टेलीविज़न प्रसारण में बहुत अधिक उपयोग होता है। तरंगों से संबंधित शब्दावली। पहला है आयाम। माध्यम के कणों का दोलन की स्थिति में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लंबाई के मात्रक मीटर में मापा जाता है तो वह लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल, वह समय जिसमें एक पूर्ण तरंग दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे सेकंड यस से मापा जाता है। आवृत्ति, दिए गए बिंदु से होकर एक सेकंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसका नामकरण हेनरिच एडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर किया गया।
प्रगामी व अप्रगामी तरंगों में अंतर। प्रगामी तरंगे माध्यम की कुछ अवस्थाएं जैसे श्रृंग और गर्त या संपीड़न तथा विरलन किसी निश्चित चाल से गमन करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यह चाल माध्यम के घनत्व व प्रत्यास्थ तनाव पर निर्भर करती है। सभी कणों के कंपन का आयाम समान होता है। एक के बाद एक सभी कण अपनी मूल स्थिति से अधिकतम वेग से गुजरते हैं। एक कण से दूसरे को निश्चित वेग से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी क्षेत्र पर एक समान विकृति होती है। माध्यम में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जहाँ पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। प्रगामी तरंगों में एक के बाद एक सभी कण अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं। अप्रगामी तरंगे माध्यम के दो निश्चित बिंदुओं जिनको निस्पंदन कहते हैं के बीच खंड संकुचित व विस्तृत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। माध्यम का प्रत्येक कण माध्य स्थिति के दोनों ओर लोलक की तरह कार्य करता है। अप्रगामी निस्पंदों पर आयाम शून्य, स्पंदों पर अधिकतम होता है। निस्पंदों पर कण वेग शून्य व स्पंदों पर अधिकतम होता है। किसी खंड में ऊर्जा का संकुचन व विस्तारण होता रहता है, किंतु किसी बिंदु से होकर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। अप्रगामी तरंगों में विकृत निस्पंदनों पर अधिकतम तथा प्रस्पंदनों पर शून्य होती है। स्पंदों पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, किंतु निस्पंदों पर अधिकतम होता है। अप्रगामी तरंगों में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अधिकतम वेग भी भिन्न होता है। यह निस्पंदों पर शून्य किंतु स्पंदों पर अधिकतम होता है। सभी कण अपना अपना अधिकतम वेग एक साथ प्राप्त करते हैं। ध्वनि कंपनों का परिणाम होता है। सूर्य स्रोतों के द्वारा कंपन पैदा किए जाते हैं। ये कंपन यांत्रिक रूप से माध्यम द्वारा संचरित होते हैं तथा कर्ण पटल पर ध्वनि का बोध कराते हैं। यांत्रिक तरंगों ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि 20 प्रति सेकंड से 20,000 प्रति सेकंड की आवृत्ति की तरंगों को ध्वनि कहते हैं। जब वायु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह अपने आगे आने वाले अणुओं को दबाती है। इस दबाव के कारण वायु दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण यह संपीड़ित अणु दबाव की दिशा में विस्थापित होते जाते हैं, जो कि तरंग की दिशा है। अणु के इस विस्थापन के कारण वहां दाब में कमी आ जाती है, जहां से अणु प्रतिस्थापित हो चुके होते हैं। अगर तरंगें निरंतर आती रहती हैं तो इसी तरह के अणुओं की और बौछार आकर अगले अणुओं द्वारा उत्पन्न की गई विरल खाली स्थान को भर देती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। इस तरह से ध्वनि द्वारा संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते रहते हैं। ये आगे बढ़ते हुए ऊर्जा का संचरण करते हैं। अगर यहाँ कोई माध्यम न हो तो उत्पन्न ध्वनि के द्वारा अणुओं को ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा और ध्वनि का संचरण नहीं होगा। माध्यम न होने के कारण ही हम निर्वात में नहीं सुन पाते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अविश्रव्य तरंगे उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति निम्नतम अविश्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अविश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम अविश्रव्य तरंगे होती हैं। भूकंपी तरंगे अविश्रव्य तरंगे होती हैं। हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति अविश्रव्य तरंगों के समान होती है। श्रव्य तरंगे जिन तरंगों को कान से सुना जा सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन निम्नतम व उच्चतम आवृत्तियों को श्रव्यता की सीमाएं कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्तियां उच्चतम श्रव्य आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है, पराश्रव्य तरंग कहलाती है। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान के अंतरंग शरीर के अंगों का चित्र अल्ट्रासाउंड द्वारा प्राप्त होता है। इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अतिध्वनि तरंगे उन तरंगों जिनकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से संचरित होती है, उन्हें अतिध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंगों की चाल का परिवर्तन। वायु में ध्वनि की चाल उसके दाब परिवर्तन से नहीं बदलती है। वायु में ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने से बढ़ती है। वायु में ध्वनि की चाल सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायु में ध्वनि की चाल पवन की दिशा
में अधिक व उसके विपरीत कम होती है। ध्वनि की प्रकृति व माप गुणवत्ता। डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। सामान्य व्यक्ति के फुसफुसाहट की ध्वनि लगभग 30 डेसिबल और सामान्य वार्तालाप 65 डेसिबल पर होता है, जबकि एक जेट हवाई जहाज उड़ान भरते समय लगभग 150 डेसिबल आवाज़ करता है। 85 डेसिबल की ध्वनि से परे की ध्वनि अस्थायी रूप से सुनने की क्षमता को क्षति पहुंचा सकती है। शोर के स्रोत व उनके प्रभाव। श्रवण की सीमा लगभग 10⁻12 वेब n-2 सुनने योग्य होती है। पतियों की सरसराहट 10 नीरव होती है। औसत फुसफुसाहट 20 नीरव शांत होती है। रेडियो हल्का ध्वनि 40 नीरव शांत होती है। शांत मोटर वाहन 50 मंद कोलाहलपूर्ण होता है। सामान्य बातचीत 65 मंद कोलाहलपूर्ण। व्यस्त सड़क पर यातायात 70 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक कोलाहलपूर्ण। मोटर बाइक व भारी वाहन 90 हर्ट्ज से बहुत कोलाहलपूर्ण। जेट इंजन 35 मीटर दूर 105 असुविधाजनक। तड़ित 120 WM-2 असुविधाजनक। उड़ते समय जेट वायुयान 150 कष्टकर ध्वनि। ध्वनि तरंगों के लक्षण। तारत्व, जिसको हम पिच कहेंगे। तारत्व सांगीतिक स्वरों का अभिलक्षण है, जिसमें स्वरों का उच्च स्वर व निम्न स्वर में वर्गीकरण कर सकते हैं। यह स्वर की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक तारतत्व होने पर आवृत्ति बढ़ती है तथा सुर तीखा हो जाता है। कम तारतत्व होने पर आवृत्ति घटती है तथा सुर मोटा हो जाता है। शेर की दहाड़ उच्च प्रबलता की किंतु निम्न तारत्व की ध्वनि है। दूसरे ओर मच्छरों की भिनभिनाहट की ध्वनि यद्यपि कम तीव्रता की है किंतु उसका उच्च तारत्व है। प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता किसी श्रोता के कान द्वारा प्राप्त ध्वनि की तीव्रता को कहते हैं। तरंगों की तीव्रता को तरंग द्वारा एकांक क्षेत्र के किसी पृष्ठ के पार एवं उसके लंबवत एकांक समय में वाहित औसत ऊर्जा से मापा जाता है। गुणवत्ता। यह ध्वनि तरंगों का वह अभिलाक्षणिक है जिसके कारण पृथक पृथक वाद्य यंत्रों के स्वरों को पहचान सकते हैं, भले ही वह समान तारत्व व प्रबलता के क्यों न हों। ध्वनि तरंगों के गुणों का सोनार व राडार तकनीक में उपयोग। ध्वनि के गुणों का उपयोग सोनार तकनीक में किया जाता है। सोनार का अर्थ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। यह प्रेषित ध्वनि तरंगों के वस्तु से टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। राडार। राडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है का संक्षिप्त रूप है। यह वायुमंडलीय पिंडों एवं परिघटनाओं जैसे बादलों, चक्रवाती बरसात की बूंदों के अवलोकन के लिए और मौसम का पूर्वानुमान लगाने, विमान परिवहन नियंत्रण हेतु, जलयान नौचालन के लिए, सेना में उपयोग हेतु शीघ्र चेतावनी व राडार व द्वारा लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि राडार तथा सोनार में यह अंतर है कि राडार में रेडियो तरंगें जबकि सोनार में ध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती हैं। राडार तंत्र में ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है और उन्हें प्रेषित करता है। रेडियो तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं। अगर कहीं कोई वस्तु होती है तो तरंगें उसके द्वारा परिवर्तित हो जाती हैं। इन तरंगों को ग्राही रिसीवर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसे वर्ष 1842 में ऑस्ट्रेलिया के भौतिकी विज्ञानी जोहन डॉपलर ने दिया था। यदि कोई ध्वनि स्रोत किसी प्रेक्षक की तरफ आता है तो तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, जबकि स्रोत के दूर जाने पर कम तीव्रता की ध्वनि सुनाई देती है। अतः आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत सिग्नलों में बदलता है, जबकि स्पीकर विद्युत सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तीसरा, प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का समान रूप है। यह वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश मिति ऊर्जा को मापा जाता है, प्रकाश मिति कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा दृष्टि संवेदना का अनुभव होता है। वह प्रकाश वह भौतिक कारण है जो आँखों के
दृष्टि को जागृत करता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ होता है, तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ होता है, कांच 2 × 10⁸ होता है, रॉक सॉल्ट 1.96 × 10⁸ होता है, नाइलॉन 1.96 × 10⁸ होता है। प्रकाश का परावर्तन, किसी सतह पर प्रकाश के गिरने के पश्चात प्रकाश किरणों के मुड़ने की यह प्रक्रिया या घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के संबंध में सिद्धांत, न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, ग्रेमाल्डी ने प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत दिया, थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया, फौकॉल्ट ने द्रव्यों के प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत दिया, मैक्स प्लैंक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया, मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया, आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटॉन सिद्धांत दिया, कॉम्पटन ने प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव दिया। नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित परावर्तन, यह परावर्तन पॉलिश युक्त परावर्तित पृष्ठ से होता है। यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। विसरित परावर्तन, यह परिवर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होंगी। परावर्तन तल, सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, परावर्तक तल के उसी बिंदु से 90 डिग्री सेल्सियस के कोण पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। परावर्तक तल से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, कोई प्रकाश किरण आईओ परावर्तक तल AB के O बिंदु पर गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात OR दिशा में चली जाती है। सतह से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। I = R। दर्पण, ऐसा कांच जिसके एक तरफ पॉलिश हुई हो व दूसरे तरफ से चमकदार हो दिखता हो, जिसमें हम किसी वस्तु की छवि देख सकते हैं, दर्पण कहलाता है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। समतल दर्पण, एक कांच का समतल जिसके एक तरफ पॉलिश हो तथा दूसरे तरफ छवि दिखाई दे, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण, यह दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा तथा दूसरा तल अंदर की तरफ होता है। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए भाग से परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है, जबकि वह गोली दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। प्रतिबिंब, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब प्रायः उल्टा बनता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर वास्तविक रूप से किसी अन्य बिंदु पर संतृप्त होती हैं तो इसे दूसरे बिंदु के पहले बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। परिस्थिति के अनुसार यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं उतारा जा सकता या नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबिंब प्रायः सीधा बनता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर वास्तविक रूप से किसी अन्य बिंदु से असंतृप्त होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दर्पण के आकार प्रकार के अनुसार वस्तु का अपेक्षा छोटा या बराबर हो सकता है। नोट: 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दृश्य प्रकाश कहलाता है। 700 नैनोमीटर लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवरक्त प्रकाश कहलाता है एवं 400 नैनोमीटर बैंगनी रंग से कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वह होता है जो बिंब मतलब वस्तु का है। यह बिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब
की दर्पण के पीछे वह दूरी होगी जो बिंब के दर्पण के सामने होती है। मान लीजिए कि एक बिंब एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर पर होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होता है, अर्थात बिंब का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में नजर आएगा एवं बिंब का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में नजर आएगा। यदि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल कोण के बीच कोई वस्तु रख दें तो उस वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखलाई पड़ेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। इस प्रकार बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे दर्पणों के बीच का कोण -1। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं तो थीटा का मान 0 होगा। ऐसी स्थिति में दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर ईटा बराबर 360 बटे 0 - 1 बराबर अनंत होगी। दर्पणों से संबंधित शब्दावली। पहला है ध्रुव। यह गोली दर्पण का मध्य बिंदु होता है। वक्रता केंद्र। यह उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका एक भाग गोली दर्पण है। इसे दर्पण की गोली पृष्ठ से दो अभिलंब खींचकर इनके आपस में कटाव बिंदु द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या। यह दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। मुख्य अक्ष CP। यह वह काल्पनिक रेखा जो ध्रुव को वक्रता केंद्र से जोड़ती है मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस F। दर्पण के मुख्य अक्ष के करीब समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से गुजरती है अवतल दर्पण में, अथवा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यह बिंदु का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख निम्नलिखित में से किन्हीं दो किरणों को लेकर खींच सकते हैं। वह बिंदु जहां ये दोनों किरणें मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु प्रतिबिंब बिंदु होगा जो प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करेगा। ध्रुवों पर आने वाली किरण दर्पण के अक्ष से कोई कोण बनाती हुई दर्पण के ध्रुव पर टकराने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी कोण पर मुख्य अक्ष के दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। समांतर किरण। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए समांतर किरणें इस प्रकार से परावर्तित होती हैं कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण दर्पण से अभिलंब की दिशा में दर्पण से टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। फोकस से गुजरने वाली किरण। प्रकाश किरणों के उत्क्रमणता नियम के अनुसार दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई या मुख्य फोकस से गुजरकर दर्पण पर आपतित किरण उससे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटती है। बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस F पर बनेगा प्रतिबिंब और अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। C के दूर अगर रखा जाए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज रहेगी, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो वक्रता से दूर बनेगा, आवर्धित होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्धित रहेगा, बड़ा रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। अगर ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित रहेगा, आभासी तथा उल्टा रहेगा। उत्तल दर्पण के लिए अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के साथ रखा जाए तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग मुंह देखने के शीशे के रूप में, कैलिडोस्कोप, टेलीस्कोप, सेक्सटेंट एवं पेरिस्कोप के निर्माण में, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले मोड़ों, सड़कों पर मोड़ के दूसरे छोर को देखने में, प्रकाश को मोड़ने के साधन के रूप में इसका उपयोग होता है। समतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, मोटर कार की हेडलाइट एवं प्रोजेक्टर में परावर्तक के रूप में, सौर कुकरों में
सूर्य के विकिरणों को अपसरित करने में बड़ी बड़ी इमारतों को प्रकाशित करने के लिए लगाई जाने वाली लाइटों में प्रकाश पुंज को प्रसारित करने में दाढ़ी बनाने के शीशे का परावर्तन टेलीस्कोप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, बसों व स्कूटर में पीछे से आने वाले वाहनों अर्थात वाहन के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए खतरनाक मोड़ों पर, अपर डेक, दो मंजिलों बसों में सुरक्षादर्शी के रूप में आदि। नोट: समतल दर्पण से परावर्तन के कारण बायां हाथ दाएं हाथ में एवं दायां हाथ बाएं हाथ में परिवर्तित हो जाता है। इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी ऊंचाई की कम से कम आधे दर्पण की आवश्यकता होगी। व्यक्ति द्वारा अपने पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दीवार को 1/3 ऊंचाई का दर्पण आवश्यक है। वह व्यक्ति को दीवार व दर्पण के बीच में होना चाहिए। गोली दर्पणों में आवर्धन। प्रायः देखते हैं कि गोली दर्पण से वस्तु का एक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार से अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार V/U, जहाँ V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है एवं U दर्पण से वस्तु की दूरी है। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तथा अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, प्रकाश का मुड़ना माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। माध्यम का अपवर्तनांक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि दूसरी ओर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने अथवा अपरिवर्तित करने की यह क्षमता अपवर्तनांक कहलाती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल होती है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। sin I/sin R बराबर एक नियतांक होता है। अपवर्तन के अनुप्रयोग। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे एक प्रकाश निरंतर अपवर्तित जाता है, क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वह वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के पश्चात 2 मिनट के पश्चात तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण अपवर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाकर पुनः पूर्व माध्यम में लौट आती हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जल में रखी परखनली का चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान तथा ठंडे इलाकों में मरीचिका आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और यह सघन माध्यम और विरल माध्यम के पृथक्करण तल पर आपतित होनी चाहिए। साथ ही यह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण के मान निम्न है। हीरा 24.4 डिग्री, जल 48.5 डिग्री, फ्लिंट का 37.4 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण। जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उसके संगत विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे साथ साथ बढ़ता जाता है। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश तंतु या प्राकाशिक तंतु। प्राकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह युक्ति है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्ध्वाधर के प्रेषित किया जाता है। प्राकाशिक तंतु के भीतरी भाग को क्रोड व लेपित भाग को
अधिपट्टन कहते हैं। क्रोड के पदार्थ को अपवर्तनांक अधिपट्टन के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार के पाइपों की बड़ी संख्या का समूह प्रकाश पाइप बनाता है। वह प्रकाश सिग्नलों के प्रेक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। लेंस गोली वक्र युक्त माध्यम का सबसे सामान्य उदाहरण है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोली हैं लेंस कहलाता है। लेंसों के प्रकार यह 6 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, अतः यह अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस, जिसको हम अपसारी मतलब फैलाने वाला। अवतल लेंस के अंदर की ओर वक्रित तथा गोलीय पृष्ठ होती है। यही समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु से अपसरित मतलब फैला देता है, अतः वह अपसारी लेंस कहलाता है। यह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरणें अपसरित हुई प्रतीत होती हैं फोकस कहलाता है। समतल उत्तल, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे हम समतल उत्तल कहते हैं। समतल अवतल, ऐसे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल होता है समतल अवतल कहलाता है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तलावतल, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल व दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अवतलोत्तल, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ अवतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह, तो फोकस F1 तथा प्रकाशित रहे बिंब की स्थिति ऐसी है तो प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा जिस ओर बिंब है लेंस के, और प्रतिबिंब का साइज आवर्धित रहेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा रहेगा। केंद्र O के बीच में अगर वस्तु रखी है तो फोकस F1 पर अगर रखी है वस्तु तो ये अनंत पर बनेगा और असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित रहेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अगर फोकस F1 और 2F1 के बीच रखा है तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा, आवर्धित रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा प्रतिबिंब और समान साइज का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। 2F1 से अगर दूर है तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अनंत पर है तो फोकस F2 पर बनेगा प्रतिबिंब, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार में रहेगा और वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अनंत व लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच रहेगा। फोकस F1 व प्रकाशित केंद्र O के बीच रहेगा, सदैव छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। आवर्धन, लेंसों के में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई हो जाएगी। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक व लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम बैगनी, वायलेट, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। तो विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 3800 से 4500 एंगस्ट्रॉम होता है और नैनोमीटर में 380 से 450 होता है। आसमानी, जिसको इंडिका कहते हैं, 4200 से 4500 होता है और नैनोमीटर में 420 से 450 होता है। नीला ब्लू के लिए 4500 से 4950 होता है और ये 450 से 495 होता है। हरा 4950 से लेकर 5700 होता है और ये 495 से 570 तक होता है। पीला 5700 से 5900 तक होता है और ये 570 से 590 तक होता है। नारंगी 5900 से लेकर 5600 तक होता है और ये 590 से लेकर 560 तक होता है। लाल 6200 से लेकर 7500 होता है और ये 620 से लेकर 750 तक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ भी जाती है और
और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन का मान अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हो तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं निम्न हैं। पहला, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज की मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस घटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों का दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, अतः स्वच्छ प्रकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तथापि जब सूर्य सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ मतलब लाल रंग का दिखाई देता है। खतरे का संकेत देने वाले लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम के अन्य 6 रंगों की तुलना में कम होता है। फलतः लाल रंग काफ़ी अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई दे जाता है। यही कारण है कि ट्रेन को रोकने की झंडी, क्रिकेट की गेंद, अस्पताल की गाड़ी पर बने क्रॉस के चिन्ह लाल रंग के होते हैं। कोहरे व धुंध में इंफ्रारेड फोटोग्राफी का संभव होना और रक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होने के कारण कोहरे या धुंध में उपस्थित धूल, वाष्प अथवा ओस कणों से इनका प्रकीर्णन लगभग नगण्य होता है, जिसके कारण ये अवरक्त किरणें कोहरे या धूप को भेद कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। अतः उपयुक्त फिल्टरों तथा विशेष प्रकार के इंफ्रारेड प्लेट का प्रयोग करके कोहरा तथा धुंध में भी स्पष्ट चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। खगोलीय दूरबीन। दूरबीन एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड तथा बहुत अधिक दूरी तक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका निर्माण डेनमार्क ज्योतिष शास्त्री केपलर के द्वारा 1911 में किया गया। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर स्थित वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला उत्तल लेंस एक चौड़ी नली में व्यवस्थित होता है जिसका घेराव और फोकसांतर बड़ा होता है। दूसरा उत्तल लेंस एक पतली नली के छोर पर लगा होता है जिसका फोकसांतर व घेराव कम होता है। दोनों नलियों एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बड़े फोकसांतर वाले लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है जिससे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कम फोकस वाले लेंस के समीप
आँख रखकर वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों नलियाँ एवं दोनों लेंस समाक्षीय होते हैं। इसका समायोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। अनंत के लिए समायोजन करने की क्रिया को अनंत के लिए फोकस करना चाहिए। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, इस समायोजन के अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा आवर्धित व स्पष्ट होता है। इस तरह समायोजन करने की क्रिया को सामान्य दृष्टि के लिए फोकस करना कहते हैं। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। जब प्रकाश विकिरणों को किसी ठोस, द्रव या गैस पारदर्शी माध्यम से प्रकीर्णित होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की अपेक्षा कम भी हो सकती है और अधिक भी। यह परिघटना रमन प्रभाव कहलाती है, क्योंकि इसका प्रेक्षण पहली बार 1926 में C.V. रमन ने किया था। ये इस प्रकाशीय परिघटना के ही समान एक्स किरणों के प्रकीर्णन की घटना का प्रेक्षण इससे पहले A.H. कॉम्पटन द्वारा किया जा चुका है। प्रकीर्णित विकिरणों का स्पेक्ट्रम रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें आपतित विकिरणों से अधिक आवृत्तियों की रेखाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें प्रतिष्ठाक रेखाएं कहते हैं, और आपतित विकिरणों से कम आवृत्ति की रेखाएं भी विद्यमान हैं, जिन्हें स्टॉक रेखाएं कहते हैं। प्रकाश का विसरण। जब प्रकाश किरण किसी ठोस वस्तु के खुरदरी सतह पर टकराती है तो उस वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग होता है, जिससे परावर्तित होने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विसरण अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का व्यतिकरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उन तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में चलने से उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की किरणों के इस गुण को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अंतःप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की किरण की चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। साधारण प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मिलित होता है। जब प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। नेत्र व नेत्र दोष। मानोनेत्र। एक मानव आँख लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास की है और लगभग एक गोलाकार गेंद है जो किसी तरल पदार्थ से भरी है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। स्क्लेरा, यह बाहरी आवरण है, एक सुरक्षात्मक सख्त सफ़ेद परत जिसे श्वेत पटल आँख का सफ़ेद हिस्सा कहा जाता है। कार्निया, श्वेत पटल के सामने के पारदर्शी भाग को कार्निया कहा जाता है। कार्निया के माध्यम से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। आइरिस, कार्निया के पीछे एक अंधेरे पेशी ऊतक और अंगूठे जैसी संरचना को पारितारिका कहते हैं। आइरिस का रंग वास्तव में आँख के रंग को इंगित करता है। आइरिस भी प्रकाश को समायोजित करके जोखिम को विनियमित या समायोजित करने में मदद करता है। पुपल, परितारिका में एक छोटे से उद्घाटन को एक पुतली के रूप में जाना जाता है। इसका आकार आइरिस की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस, पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया द्वारा यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। यह दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पतला हो जाता है और पास की वस्तुओं को ध्यान से देखने के लिए मोटा हो जाता है। रेटिना, यह एक प्रकाश संवेदनशील परत है जिसमें कई तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। यह लेंस द्वारा निर्मित छवियों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। इन विद्युत आवेगों को फिर दृश्य तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है। दृश्य तंत्रिका दो प्रकार की होती है। इनमें शंकु और छड़ शामिल है। शंकु तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि में मदद करते हैं। छड़े ऑप्टिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मंद रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वे परिधीय दृष्टि में मदद करती हैं। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर संवेदी तंत्रिका।
संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती, जो उस बिंदु पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, और इसे एक ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु के रूप में जाना जाता है। एक आँख में 6 मांसपेशियां भी होती हैं जो आँख की गति को और नियंत्रित करते हैं। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण आँख में प्रवेश करती है तो कार्निया, परिचित ह्यूमर लेंस और विट्रास ह्यूमर कांस्टिट्यूएंट लेंस के रूप में काम करते हैं। ये रेटिना पर वास्तविक छोटी और उल्टी छवि बनाते हैं और हमारा मस्तिष्क एक खड़ी छवि की दृष्टि को प्रदान करता है। नेत्र की शक्ति, पावर ऑफ आइज, यह मूल रूप से निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सिलिअरी मांसपेशियों की मदद से नेत्र लेंस की फोकस दूरी के समायोजन की शक्ति है। दृष्टि दोष के प्रकार, मायोपिया, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है, अतः दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल से पहले बनता है। इस दोष को अपसारी अवतल लेंसों के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इस दूर दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टिता भी कहते हैं। इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है, अतः पास स्थित बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को अभिसारी उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया, इस दोष में पास व दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात दूर बिंदु अनंत है, अनंत से कम दूरी पर तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। इसे तो या तो दो अलग अलग चश्मों लेंस का एक मायोपिया एवं दूसरा हाइपरमेट्रोपिया के लिए उपयोग करके दूर किया जा सकता है, अथवा द्विफोकस लेंस द्वारा भी दूर किया जा सकता है। यह वृद्धावस्था में होने वाली एक बीमारी है। वृद्धावस्था में पक्षमाभी कोशिकाओं की प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है, इसलिए यह लेंस नेत्र की फोकस दूरी को प्रभावी रूप से बदल नहीं सकता है। यह नेत्र की संसंजन क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, यह नेत्र लेंस की अपूर्ण गोलीय प्रकृति के कारण होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी दो परस्पर लंबवत दिशाओं में भिन्न हो जाती है, अतः यह वस्तुओं को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में एक साथ नहीं देख सकते। दिशाओं संबंधी नेत्र का यह दोष निश्चित दिशा में बेलनाकार लेंसों के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। इंद्रधनुष, यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वर्षा के पश्चात आकाश में संध्या के समय पूरब दिशा में व प्रातःकाल दिशा में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है। चूँकि 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है तथा प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता, अतः दोपहर में इंद्रधनुष कभी भी नहीं बनता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य पीठ की ओर हो तथा आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात जल अथवा जल के फव्वारे को इंद्रधनुष को देखें, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में विव प्लस ग्योर हरा रंग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे विव और यहाँ पे योर, बीच में जी आ रहा है तो जी मतलब ग्रीन, हरा रंग दिखाई देता है। यह क्रम पाया जाता है। यह परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें हैं: सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, बी वर्षा के बाद आकाश साफ हो, सूर्य का प्रकाश चमकीला हो तथा सूर्य के विपरीत
और बादल हो। मध्याह्न में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता क्योंकि उस समय सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर नहीं होता बल्कि सिर पर के ऊपर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश का अधिक अवशोषण होता है, अतः वह धुंधला हो जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। प्राथमिक इंद्रधनुष, इनमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई 20 होती है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। इसका निर्माण 2 अपवर्तन व 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह चमकीला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें बैंगनी रंग का बाह्य किनारों पर तथा लाल रंग के आंतरिक किनारों पर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई 30 होती है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। इसका निर्माण 2 अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह धुंधला होता है। वस्तुओं का रंग। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा हमारी आंख में भेजती है, वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है। वस्तुओं के रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि वस्तु किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है तथा वस्तु किस रंग का परावर्तन अपने अपवर्तन करती है तथा किस रंग को अवशोषित कर लेती है। उदाहरण, जब गुलाब पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि गुलाब केवल लाल रंग को परावर्तित व शेष सभी को अवशोषित कर लेता है। जब कुछ गुलाबों पर हरा प्रकाश डाला जाता है तो ये काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि ये प्रत्येक रंग को अवशोषित कर लेता है परंतु प्रकाश के किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। रंगों के प्रकार। प्राथमिक रंग, प्रकाश के 7 रंगों में से लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त हो सकते हैं। द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंगों की सहायता से प्राप्त रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और नीला मिलाया तो मैजेंटा बना, नीला और हरा मिलाया तो सियान बना, लाल और हरा मिलाया तो पीला बन गया। पूरक रंग, 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्रकाश प्राप्त होता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जैसे हरा और मैजेंटा मिलाया तो सफ़ेद हो गया, लाल हरा नीला मिलाया तो सफ़ेद हो गया, नीला पीला मिलाया तो सफ़ेद हो गया और लाल और सियान मिलाया तो सफ़ेद हो गया। रंगों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। जो वस्तुएं सभी रंगों तरंग दैर्ध्यों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग श्वेत होता है। काले रंग की वस्तु वह वस्तु है जो श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों RGB का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग उद्योग में प्रयोग आने वाले अनेक रंगों के लिए CMYK का प्रयोग किया जाता है। इसका आशय सियान, मैजेंटा, येलो की ब्लैक से है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रॉन्टगेन ने। किसी गैस में ध्वनि की चाल v तथा गैस के परम ताप T में संबंध है। v अनुक्रमानुपात √T। 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़ित तथा 20 विरलन है। तरंग दैर्ध्य का है 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? यक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम इस्पात या लोहे में होती है या ठोस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में। सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्न में से कौन सी आंतरिक तरंग है? ध्वनि तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं होती हैं? ध्वनि तरंगे। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव हैं। CT स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली किरणें एक्स किरणें हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? निर्वात में। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। तो एक क्या है? हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये सही है। उसके बाद मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। गति के लिए मैक संख्या। और परश्रव्य आवृत्ति की ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है शून्य के। निम्नलिखित में किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आर्द्रता का। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से नहीं गुजर सकती। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होता है? ग्रेनाइट में। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की आवाज़ तुलना में अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तापमान के घटने से घटता है।